So yeah, hello everyone. We are back after a quick break and अभी हम लोग G1 और G2 दोनों सॉल्व करेंगे. G1 फर्स्टली इस वीडियो में G1, नेक्स्ट वीडियो में G2. अब ये जो प्रॉब्लम है ना, that is an interactive problem. So I am telling this in the beginning of the video so that you can go and learn about the interactive problem first. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इंटरेक्टिव प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे वर्क करता है. आई विल लिंक दैट वीडियो में भी आई बटन पे भी, वो उसमें आई बटन वो मोर अबाउट में भी आपको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक रहेगी. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई डोंट नो उसकी वो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो नॉट श्योर मैंने उसमें कैसे या क्या एक्सप्लेन किया है. बट इफ़ नॉट इवन माई वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट एनी वीडियो जहाँ पे आप ये पहले ये देख सकते हो कि हाउ इंटरेक्टिव प्रॉब्लम एक्चुअली वर्क्स. बिकॉज हम लोग यहाँ पे वो नहीं डिस्कस करने वाले कि हाउ इंटरेक्टिव प्रॉब्लम एक्चुअली वर्क्स. वी विल जस्ट डिस्कस द लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम. और इनफैक्ट कोड भी हम लोग डायरेक्टली देखने वाले हैं, बिकॉज जो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम का कोड है दैट इज अ बिट हेक्शियस टू राइट. सो हम लोग वो चीज़ भी नहीं करेंगे. वी आर हियर फॉर दिस प्रॉब्लम. वी विल जस्ट फोकस ऑन द लॉजिक. दैट्स इट. अदर स्टेप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं सोचने वाले कि हाउ एक्चुअली इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स वर्क और उसको कैसे कोड लिखना है एक्सेट्रा. दैट इज नॉट द कि यस, कोड हम लोग देखेंगे कि इसका कोड एग्जैक्टली कैसे लिखा है, बट मोर और लेस हम यहाँ पे सिर्फ लॉजिक की बात करने वाले हैं. ठीक है. सो इफ दैट इज क्लियर, so you can pause the video, take your time to read the problem. I will count to 5 and then we can start with the problem. 1 2 3 4 and 5. तो प्रॉब्लम क्या बोला है, सी. एक सेकेंड के लिए ना भूल जाओ ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम. मैंने कहा ना कि वी आर नॉट गोइंग टू सी इट इन द टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिव प्रॉब्लम. हम इसको देखने वाले एक नॉर्मल प्रॉब्लम के टर्म में. तो ऐसा है ना कि एक स्केल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ वैल्यूज हैं और मे भी एक वैल्यू मिसिंग है. मान लो 7 मिसिंग है, तो 8 9 10 ऐसे है. ठीक है. एंड ऐसे ही 1000 तक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन प्रोवाइड टू थिंग्स. यू कैन प्रोवाइड टू थिंग्स. कोई भी एक मान लो 3 दे दिया, 3 और 8 दे दिया आपने, तो फिर व्हाट इट विल डू कि इट विल कंसिडर 3 का लेंथ और 8 का विड्थ और वो एरिया बताएगा. ठीक है. तो अगर आपने 3 और 8 दे दिया तो 8 जो है ना, जब वो 8 स्टेप चलेगा, 3 3 6 तो 8, आपने उसको 8 बोला था, बट जब वो एक्चुअल 8 स्टेप्स चला ना, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, या करेक्ट, जब वो एक्चुअल 8 स्टेप्स चला ना तो वो 9 पे पहुंच गया. तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 24 एज द एरिया, इट विल रिटर्न 27. मेक सेंस? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 7 मिसिंग था, तो जब आपने उसको 8 स्टेप्स चलने बोला तो वो 9 पे पहुंच गया और उसने क्या कर दिया, 9 इंटू 3 27 रिटर्न कर दिया. ये बात समझ में आई? ठीक है. अब वही मान लो अगर आपने ऐसा कुछ मांगा कि आपने 3 और 6 मांगा, तो 3 तक लेंथ और 6 तक विड्थ सब कुछ सेम है, सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो उसने 18 आंसर रिटर्न कर दिया विच इज एन एक्सपेक्टेड वन. मेक सेंस? 18 क्या है, एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है. पर वही अगर मान लो और एक केस क्या हो सकता है, आपने 3 और 8 नहीं, आपने 8 और 9 मांगा. आपने 8 और 9 मांगा, तो 8 के लिए वो 9 तक पहुंच गया, 9 के लिए वो 10 तक पहुंच गया और आपको आंसर क्या दे दिया, 90. आपने एक्सपेक्ट किया था 72, बट आपको आंसर क्या मिल गया, 90. मेक सेंस? तीनों केसेस समझ में आए. एक केस में हो सकता है कि दोनों वैल्यू वो जहाँ मिसिंग से पहले वाली हो, एक हो सकता है एक मिसिंग से पहले एक मिसिंग के बाद, एक हो सकता है दोनों मिसिंग के बाद. तो जिस केस में दोनों मिसिंग से पहले, उसमें एक्सपेक्टेड आंसर आएगा. जिसमें एक मिसिंग से पहले एक मिसिंग के बाद, उसमें मिसिंग से पहले वाला सही रहेगा, मिसिंग से वाला एक वैल्यू से बढ़ जाएगा और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा. जिसमें दोनों मिसिंग के बाद है उसमें दोनों की एक से बढ़ जाएगी और हमें जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दोनों की बढ़ी हुई वैल्यू का आएगा. मेक सेंस? ये सारी चीज़ें समझ में आई. ठीक है. तीनों कंडीशन समझ में आई. अब हमें क्या करना है, अब यही देखो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरेक्टिव, उसमें यही होता है, आपने ये 2 वैल्यूज दी एंड आपको उसके लिए आंसर मिलेगा. ठीक है. नाउ वो आंसर कैसे मिल रहा है वो नहीं पता. इट इज जस्ट गिविंग अस एन आंसर. हमें एक्चुअल देख नहीं सकते कि वो एरे में क्या है क्या नहीं, दैट स्टफ. ठीक है. हम सिर्फ वैल्यूज देंगे और वो हमें आंसर देगा. अब मुझको एक बात बताओ, जस्ट डोंट थिंक इट एज एन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम. और एक बात बोला है कि हाँ, ऐसे हम इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में नंबर ऑफ क्वेरीज फिक्स रहते हैं, तो यू कैन ओनली आस्क 10 क्वेरीज. ठीक है. तो आप सिर्फ 10 क्वेरी पूछ सकते हो.
अब ये 10 क्वेरी पे हम लोग आते हैं, 1 मिनट पर पहले मेरे को एक बात बताओ। अगर आपको कोई एक नंबर फाइंड करना है जिसके लिए आपको पता है कि यार उससे पहले वाले आपको छोटी वैल्यू देंगे, उसके बाद वाले आपको बड़ी वैल्यू देंगे, तो क्या ये सुना सुना नहीं लग रहा कि यार एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे वाली वैल्यूज उससे कम दे रही है, उससे बड़ी वाली वैल्यूज उससे ज़्यादा दे रही है, और वो वाली वैल्यू सेम मतलब सही आंसर देगी? क्या ये कहीं सुना सुना नहीं लग रहा? Isn't it binary search? Understand it? See, you need to find a number जिससे पहले वाले नंबर्स आपको उससे छोटी वैल्यू देंगे, जिसके बाद वाले नंबर्स उससे आपको बड़ी वैल्यू देंगे। तो क्या आप बाइनरी सर्च से ये नंबर नहीं फाइंड कर सकते? क्या बात चल रही है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सी व्हाट आई एम सेइंग इज 7 वाज मिसिंग ना, तो मान लेते हैं कभी तो हम लोग बाइनरी सर्च लगाते लगाते सब रिमूव करके बाइनरी सर्च लगाते लगाते हम लोग 9 पे आए थे। मान लो हमारा मिड था 2, सॉरी लो था 2, मिड था 10, तो इस केस में हम सॉरी हाई था 10, तो मिड हमारा क्या मिलेगा 6, मिड हमें 6 मिला विच गेव अस एन आंसर ऑफ 36 मिला। मतलब अब तक कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, मतलब हमें आगे बढ़ना है। तो हमने 2 को हटा के कहाँ डाल दिया, 2 को हटा के 6 + 1 7 पे डाल दिया। इनफैक्ट 2 को हटा के 6 + 1 7 पे डाल दिया। फिर 7 और 10 का मॉड निकाला तो हम लोग को क्या मिला, 7 और 17 8 मिला। 8 के लिए चेक किया तो हमें आंसर मिल रहा है 81, मतलब इसके लिए दोनों वैल्यू बड़ी है, तो हमने हाई को एक स्टेप पीछे डाल दिया। तो नाउ लो इज ऑल्सो एट 7, हाई इज ऑल्सो एट 7, तो लोअर और हाई मैच हो गया, मतलब हमारा आंसर 7 ही हो गया। मेक सेंस? समझ में आया मैंने क्या बोला? हमने अभी 2 वैल्यूज बोला था ना कि 1 3, एक 3 लो एक 8 लो, लेंथ और वेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ और विथ सेम ही ले लो, लेंथ भी सेम ले लो, विथ भी सेम ले लो, कंसिडर इट एज अ स्क्वायर। इससे क्या होगा, एनीवेज मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के 4 के लिए आंसर निकालूंगा, 10 के लिए निकालूंगा, मुझे समझ जाएगा कि 10 में ज़्यादा है, 4 में कम है, मतलब मुझे कहीं बीच में आना है, तो मैं फिर बीच में आके चेक करूँ एंड सो ऑन, एंड इस तरीके से मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ यू विल से कि अरे ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आई एम एज्यूमिंग कि जो कोई भी ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, you have already learned about interactive problems. That is not a issue. Second, you are not a beginner exactly because G1 problem में काफी आगे का है. So if you are a beginner, so you need to like have a little bit more practice before jumping to this one, because this is an interactive problem which is comparatively difficult to as compared to our normal problems. ठीक है? But yeah, ऐसा कुछ नहीं कि beginners नहीं कर सकते. It's just they will have to put some extra efforts to understand this problem. अभी if you know how interactive problem work, there is always a problem, तो यही है ना यार कि हमारे पास number of queries limited है, which is 10 in this particular case. ठीक है, which is 10 in this particular case. तो क्या 10 क्वेरी में इसका आंसर आ जाएगा? तो आंसर इज यस। अभी मैंने बोला कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 1 से 1000, तो 1 से 1000 तक करती है। तो पहली वैल्यू मिड की क्या आएगी 500 मान लो, फिर बीच में आया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 250, फिर बीच में आया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 125, देन 62, देन 31, देन 15, देन 7, देन 3 एंड फिर तो वो 2, मतलब 3 और 1 का 2। तो बेसिकली कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेप्स लग रहे हैं। एंड दैट मेक्स सेंस एज वेल। 2 का पावर 9 कितना होता है 1024, तो 1024 तक की तो वैल्यू बाइनरी सर्च लगा के मैं 9 स्टेप्स में निकाल ही सकता हूँ, 10 स्टेप इनफैक्ट यूज भी नहीं हुआ। मेक सेंस? तो फिर इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आंसर पॉसिबल होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, बाइनरी सर्च लगाना है। बाइनरी सर्च लगा के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पीछे वाली वैल्यू के लिए अगर वैल्यू कम आ रही है तो भाई आगे वाली रेंज में जाओ, अगर आगे वाली वैल्यू के लिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर पीछे वाली रेंज में आओ। समझ में आया? दिस इज क्लियर राइट? सो या दिस वॉज अबाउट इट। मैं अभी इसका एक कोड दिखा देता हूँ, तो बिकॉज अगेन एज आई से कि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में कोड लिखना थोड़ा अलग हो जाता है, एंड इट इज़ सिंपल बाइनरी सर्च, तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी को बाइनरी सर्च के कोड लिखने में कुछ इश्यू होगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू द कोड। सो इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व द कोड, सी मैंने यहाँ पे ये
मैं यही चेक कर रहा था माइनस सर्च लगा के कि कितने स्टेप्स में होगा। सो सी मैंने क्या किया, लो की वैल्यू 2 ले ली, हाई की वैल्यू 999 ले ली, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन में दिया है, इफ यू विल रीड द क्वेश्चन अगेन, उसमें दिया है कि वैल्यू 2 से 999 के बीच में ही होगी। और फिर मैंने आंसर को भी 999 से इनिशियलाइज कर दिया, हाई की वैल्यू से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, मतलब बेसिक बाइनरी सर्च, मिड निकालो और चेक करो क्या उस मिड के लिए पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स नहीं। पॉसिबल है मतलब क्या, सही वैल्यू आ रही है, इस पॉसिबल के बदले इस करेक्ट लिख सकता था मैं कि अगर सही वैल्यू आ रही है तो राइट साइड में जाओ, अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, और लास्ट में वही लेफ्ट हैंड साइड में आते आते आंसर को मिड कर दो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ज़्यादा वैल्यू आ रही थी, ऐसे पीछे पीछे आके फाइनल आंसर प्रिंट कर दो। मतलब जब तक वो लो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हाई में आप पहुंच गए तब तो फाइनल आंसर मिल ही जाएगा। सो अगेन दिस इज समथिंग, if you are solving the G1 problem, only issue is to understand the approach। आपके लिए कोड लिखना कोई इशू नहीं होना चाहिए था, ना ही इंटरेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, दैट शुडंट बीन हैव एन इशू फॉर यू। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम बनाने के लिए इस पॉसिबल में मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने पूछा है क्वेरी पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क, और दो वैल्यूज डालनी थी मैंने सेम ही डाली, फिर उसके लिए आंसर निकाला और चेक किया, अगर सही साइज आ रहा है मतलब अब तक वो मिस नहीं हुआ है, अगर साइज गलत आ रहा है तो मिस हुआ है, तो फिर गलत आ रहा है तो हम और पीछे आएंगे, सही आ रहा है मतलब हमें और आगे जाना है। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। अगेन दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो शायद नहीं भी समझ में आया होगा, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, एंड इंटरेक्टिव प्रॉब्लम इज इन जनरल डिफिकल्ट। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि गो एंड फर्स्ट learn about interactive problems, how do interactive problems work, GFG पे आर्टिकल्स है वो रीड करो, and then jump to the question, then you will get a better understanding। जब उसके बाद ही क्वेश्चन देखोगे ना, then you will think है ये क्वेश्चन था, ये तो यार बहुत सिंपल है। so yeah this will happen, that is something I can guarantee again, but still if you have any doubt so feel free to ask in the comment box। if you are able to understand the solution, so please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you have not till yet। and now we will meet in the G2 प्रॉब्लम, वो भी काफ़ी सिमिलर होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। सो या थैंक यू।